हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडिया इन हिस्ट्री के बारे में, यानी इतिहास में मीडिया के बारे में। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है और आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तो सिलेबस के अंदर टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको पढ़ना है रूप और संदर्भ के बारे में, यानी फॉर्म्स एंड कंटेक्स्ट के बारे में। तो यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। इसके अलावा हमें पढ़ना है स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका, जिसके अंदर हम नेताओं के दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमें पढ़ना है यूनिट सेकंड के अंदर आज़ादी के बाद भारत में प्रेस कैसी थी, इसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। तो यूनिट थर्ड में हमें औपनिवेशिक भारत में रेडियो प्रसारण के बारे में समझना है। इसके अलावा 1947 के बाद आकाशवाणी की स्थापना और उसका विस्तार किस तरीके से हुआ भारत के अंदर, इसे समझना है। और इसके अलावा हमें 1970 के दशक में रेडियो प्रसारण के बारे में समझना है। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 के अंदर हमें सिनेमाई विचलन के बारे में समझना है। आइए हम बात करते हैं लास्ट यूनिट के बारे में, जो कि है यूनिट 5। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट 5 के अंदर हमें टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के अध्ययन के बारे में समझना है, यानी कि टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के बारे में हमें समझना है यूनिट 5 के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90 नंबर का ये पेपर होता है। टोटल आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और आप अपने क्वेश्चन पेपर को या तो हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट कर सकते हो या तो इंग्लिश मीडियम में, किसी भी एक मीडियम में आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस बुक से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताइए। यानी बेसिकली ये हमसे पूछा जा रहा है कि मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है औपनिवेशिक काल में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी कि उसने राष्ट्रवादी चेतना को पूरे भारत में फैला दिया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। यानी मीडिया के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री के अंदर मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस थी, उसका क्या महत्व था, उसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि औपनिवेशिक काल से पहले भारत में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान शोषण, अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगे, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और इसी टाइम पर मीडिया एक अहम साधन बनकर सामने आया। मीडिया ने लोगों तक सच्चाई पहुंचाई, उन्हें सोचने पर मजबूर किया और धीरे धीरे उन्हें एकजुट भी किया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक टाइम के दौरान भारत में जो प्रमुख मीडिया का साधन था वो कौन कौन सा था। जैसे अगर मैं बात करूं, इस टाइम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं मीडिया की, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स। लेकिन उस टाइम पर मैं आपको बता दूं कि औपनिवेशिक भारत में मीडिया मेनली 2 तरीके की थी। पहली थी प्रिंट मीडिया और दूसरी थी प्रसारण मीडिया। तो प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स और पोएम्स। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं प्रसारण मीडिया की बात करूं तो प्रसारण मीडिया में जैसे रेडियो और सिनेमा,
तो ये सभी वो सोर्सेज थे जिनके थ्रू लोगों में देशभक्ति की फीलिंग पैदा की और नेशनलिज्म को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका थी, उसका क्या रोल था, इसको समझते हैं। तो इसके अंदर चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में समाचार पत्रों की क्या भूमिका थी, इसको समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर्स उस टाइम पर सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का एक सबसे बड़ा साधन बन गया था। इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार, अन्याय और शोषण को खुलकर सामने रखा। इसके अलावा राष्ट्रीय नेताओं के विचार और आंदोलनों की खबरें आम जनता तक पहुंची, जिसकी वजह से गांव और शहर दोनों जगह न्यूज़पेपर पढ़े जाते थे। इसीलिए ये मास मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैगजीन्स ज़्यादातर एजुकेटेड और अवेयर लोग तक ही पहुंचती थी। इसमें फ्रीडम, सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन, वुमेन्स राइट्स जैसे इशू पर आर्टिकल छपते थे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन मैगजीन्स ने खास तौर पर यूथ और एजुकेटेड क्लास को देश के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर किया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में उपन्यासों की क्या भूमिका रही, यानी जो नॉवेल्स होते हैं उनकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नॉवेल्स ने स्टोरीज के जरिए लोगों को फ्रीडम और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। और इन नॉवेल्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि बंकिम चंद्र और प्रेमचंद के जो उपन्यास थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे, यानी इन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया। और इन लोगों ने जो अपने उपन्यास लिखे, अपने जो नॉवेल्स लिखे, इसमें उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रॉपर्टी, इनजस्टिस और ब्रिटिश रूल की रियलिटी को दिखाया। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन कहानियों में जो पात्र होते थे, यानी जो कैरेक्टर्स होते थे, वो आम लोगों जैसे होते थे, इसीलिए रीडर्स उन्हें इजीली कनेक्ट कर पाते थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन उपन्यासों ने लोगों में सवाल उठाने और नेशनल यूनिटी की फीलिंग पैदा की। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में कविताओं की क्या भूमिका रही, यानी जो पोएम्स होती है उनका क्या रोल रहा इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि कविताएं राष्ट्रभक्ति फैलाने का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम बनी। और तो और वंदे मातरम जैसी कविताओं ने लोगों में जोश और उत्साह भर दिया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिंपल लैंग्वेज में लिखी पोएम्स आम लोगों को इजीली समझ में आ जाती थी। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में रेडियो की क्या भूमिका रही, इसको समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडियो उस समय का नया मीडियम था, लेकिन ज्यादातर ब्रिटिश कंट्रोल में था। फिर भी ये राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने का एक मजबूत जरिया बन गया। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि नेताओं के भाषण और देश से जुड़ी खबरें रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंची, जिससे फ्रीडम मूवमेंट को और भी ज्यादा ताकत मिली। सो आई होप अब आपको औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में जो मीडिया की भूमिका थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक भारत में रेडियो की क्या सीमाएं रही, यानी इसकी क्या लिमिटेशंस रही। और इसके अलावा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि औपनिवेशिक भारत में मीडिया की सीमाओं के बारे में बताइए या फिर इसकी आलोचनाओं के बारे में बताइए, तो उसके अंदर अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपको बताना है। तो इसकी पहली लिमिटेशन थी सीमित पहुंच, दूसरी थी भाषाई और क्षेत्रीय सीमाएं, तीसरी थी ब्रिटिश सेंसरशिप, चौथी थी सनसनीखेज पत्रकारिता, पांचवी थी जाति और वर्ग की अनदेखी और आखिरी छठी थी संसाधनों की कमी। तो चलिए एक एक करके इन सभी लिमिटेशंस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीमित पहुंच। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, बल्कि ज्यादातर लोग अनपढ़ होते थे, खासकर गाँव में, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ज्यादातर सिटीज तक ही लिमिटेड रही। और इसी रीजन की वजह से राष्ट्रवाद की भावना हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई। तो इसकी अगली लिमिट थी भाषाई और क्षेत्रीय सीमाएं। तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, इससे पूरे देश में सेम नेशनल फीलिंग बनाना काफी ज्यादा कठिन हो गया था। तो नेक्स्ट है ब्रिटिश सेंसरशिप। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा था। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जैसे लॉज ने न्यूज़पेपर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और कई एडिटर्स को जेल भेज दिया था और कई न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया गया था। तो इसकी अगली लिमिटेशन थी
सनसनीखेज पत्रकारिता। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ न्यूज़पेपर्स ने भड़काऊ और सांप्रदायिक खबरें छापी। इससे सोसाइटी में टेंशन बढ़ा और हिंदू मुस्लिम डिवीजन को बढ़ावा मिला। और मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल यूनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साबित हुआ। तो नेक्स्ट है जाति और वर्ग की अनदेखी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया का इम्पैक्ट ज़्यादातर अपर कास्ट और एजुकेटेड क्लास तक ही लिमिटेड रहा। दलितों और गरीब वर्गों की प्रॉब्लम्स कम दिखाई गई। इससे आंदोलन सभी वर्गों तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच सका। तो नेक्स्ट है संसाधनों की कमी। तो मैं आपको बता दूं कि मीडिया चलाने के लिए मनी, मशीन्स की जरूरत होती है और उस समय इंडियंस के पास इन रिसोर्सेज की कमी थी। इसी वजह से मीडिया का विकास धीमा हुआ। सो आई होप अभी तक मैंने आपको जो मीडिया के इम्पोर्टेंस और इसके जो लिमिटेशन थी औपनिवेशिक काल के दौरान वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपको क्या करना है, इसके जितने भी जो मेन पॉइंट्स थे उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे कि आपको वीडियो के साथ साथ ही सारे के सारे मेन पॉइंट्स याद हो जाएं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं आधुनिक समय में मीडिया की प्रासंगिकता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज भी वही काम कर रहे हैं जो कि पहले न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स करते थे। ये लोगों को अवेयर करते हैं और पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज भी मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल डिवीजन जैसी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि औपनिवेशिक भारत में मीडिया ने लोगों तक सच्चाई पहुंचाकर नेशनलिज्म को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। आज भी मीडिया सोसाइटी को अवेयर कराने का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपसे पूछा जाता है औपनिवेशिक काल के दौरान प्रिंटिंग प्रेस ने भारतीय समाज को किस तरीके से इफेक्ट किया, किस तरीके से प्रभावित किया, इसके बारे में बताइए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सेंसरशिप ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को किस तरीके से प्रभावित किया, इसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो आंसर है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या था, इसके बारे में बताइए और उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे और उसका क्या प्रभाव रहा, यानी इसका क्या रिजल्ट रहा, इसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अखबार धीरे धीरे जनता की आवाज यानी पब्लिक वॉइस बनते जा रहे थे, जिसकी वजह से इन अखबारों में अंग्रेजों की पॉलिसीज, शोषण और इनजस्टिस की खुलकर क्रिटिसिज्म यानी आलोचना होने लगी। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई और सरकार को डर था कि अगर प्रेस ऐसे ही चलता रहा तो लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और इसी रीजन की वजह से सरकार ने प्रेस को कंट्रोल करने के लिए सशक्त नियम बनाए, सशक्त कानून बनाए। और इन स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर सबसे पहले 1857 में गैगिंग एक्ट लाया गया और इसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया ताकि भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर रोक लगाई जा सके। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया था। तो चलिए अभी से थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बनाया गया एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और दमनकारी कानून था। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब इसका जो मकसद था, वो भारतीय भाषाओं में छपने वाले न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की फ्रीडम यानी आज़ादी को खत्म करना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियन प्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना ना करे और न ही राष्ट्रवादी विचारधाराएं फैलाएं। और तो और मैं आपको बता दूं कि इसकी सबसे ज्यादा गलत बात ये थी कि ये कानून सिर्फ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स पर ही लागू किया गया, इंग्लिश न्यूज़पेपर पर नहीं। और इसी रीजन की वजह से इनका डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव साफ दिखाई देता है। सो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो क्या था। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपने लैंग्वेज में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्या समझा कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम पर राष्ट्रवादी अखबारों की भूमिका के बारे में, यानी उन्होंने अपना क्या रोल निभाया इसके अंदर। मतलब चलिए हम समझते हैं क्या इस एक्ट के बाद जो न्यूज़पेपर थी वो बंद हो गए
या फिर इस एक्ट के बावजूद भी उन्होंने सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, इसे समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के बावजूद भी इंडियन न्यूज़पेपर छपते रहे। इन अखबारों ने लोगों को अवेयर किया और राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाया। उन्होंने किसी न किसी तरीके से सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश को जारी रखा। तो जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हो, इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी जो हमारी मीडिया थी उसने हिम्मत दिखाई और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया। तो वैसे आपको क्या लगता है कि आपको पुरानी जो मीडिया थी वो ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर अब की जो मीडिया है वो ज़्यादा अच्छी लगती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जो मेन प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे, वो क्या क्या थे। यानी जो तो इसका पहला प्रोविजन था कि अब हर न्यूज़पेपर्स को लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेस और सामग्री की जब्ती की गई। इसके साथ ही न्यूज़पेपर्स पर सेंसरशिप लगाई गई। और इसके अलावा ये जो जितने भी जो रिस्ट्रिक्शंस थे ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय भाषाओं पर लगाए गए थे। ये सभी उन सभी के प्रोविजंस थे, यानी कि उनके प्रावधान थे जो कि 1978 के एक्ट में लगाए गए थे। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसका जो पहला प्रोविजन था, यानी इसका जो पहला प्रावधान था, उसमें बताया गया था कि अब हर एक न्यूज़पेपर को लाइसेंस लेना जरूरी है। इस कानून के अनुसार इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी था। बिना लाइसेंस के अखबार छापना इलीगल यानी गैर कानूनी माना जाता था। इससे प्रेस की जो स्वतंत्रता है यानी कि जो फ्रीडम है वो एक तरीके से उनसे छीन ली गई। नेक्स्ट है प्रेस और सामग्री की जब्ती। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी अखबार सरकार की आलोचना करता था तो सरकार उसकी प्रिंटिंग मशीन और प्रिंटेड मटेरियल को जब्त कर लेती थी और इसी रीजन की वजह से अखबारों पर हमेशा डर बना रहता था। तो नेक्स्ट है सेंसरशिप और जमानत। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जो आर्टिकल छपने से पहले ही उनकी चेकिंग करते थे। अगर किसी भी आर्टिकल पर थोड़ा सा भी डाउट होता था तो अखबार से सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर लिया जाता था और जिसकी वजह से अखबारों पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगा। तो इसका जो अगला प्रोविजन था वो मैं आपको बता दूं कि जितने भी रूल्स थे ये सिर्फ भारतीय भाषाओं पर ही लागू हुए थे। मतलब ये कानून सिर्फ इंडियन लैंग्वेज पर छपने वाले न्यूज़पेपर पर ही लागू थे। इंग्लिश न्यूज़पेपर पर ऐसा किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो पूरी तरीके से सेफ था, सुरक्षित था। और इसी रीजन की वजह से जैसा कि आप देख सकते हो ये कानून पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण साबित हुआ। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या प्रभाव रहा, यानी इसका क्या रिजल्ट हुआ। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया गया, रोक लिया गया। इसके अलावा देशभक्ति की विचारधाराओं पर कंट्रोल किया गया, यानी नियंत्रण किया गया कि देशभक्ति की विचारा लोगों तक ना पहुंचे, जिससे कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन ना कर सके। और इसके अलावा देसी प्रेस में डर का माहौल बन गया, जिसकी वजह से छिपकर लिखने की शुरुआत हुई। और तो और मैं आपको बता दूं कि इन सभी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जनता का प्रेस पर जो भरोसा था वो कम होने लगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस रूल की वजह से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को किस तरीके से रोका गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कानून के बाद इंडियन न्यूज़पेपर सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं छाप सकते थे। पत्रकार खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते थे। इससे बोलने और लिखने की आज़ादी लगभग खत्म हो गई। तो नेक्स्ट है देशभक्ति के विचारों पर नियंत्रण। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज़ादी और राष्ट्रवाद से जुड़े जो आर्टिकल्स थे उन पर रोक लगा दी गई। कई न्यूज़पेपर्स बंद हो गए या फिर उन्हें अपनी लैंग्वेज बदलनी पड़ी। इससे आम लोगों तक जो राष्ट्रवाद है यानी जो स्वतंत्रता है उससे जुड़े जो विचार थे वो कम पहुंचने लगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देसी प्रेस में डर का माहौल बन गया था। स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से न्यूज़पेपर्स में डर का माहौल बनता जा रहा था, खास तौर पर छोटे न्यूज़पेपर जो कि सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने से बचने लगे, जिसकी वजह से पत्रकारिता धीरे धीरे इंडिपेंडेंट ना रहकर प्रेशराइज होने लगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से छिपकर लिखने की शुरुआत हुई। मतलब इस कानून के बाद कुछ राइटर्स और न्यूज़पेपर्स ने छिपकर लिखना शुरू किया। इसके अंदर छोटे पर्चे छापे गए और उन्हें मेलों, स्कूलों और धार्मिक जगहों पर बांटा गया। तो कुछ इस तरीके से ब्रिटिश रूल्स की रियलिटी यानी जो सच्चाई थी वो लोगों तक सीक्रेट तरीके से पहुंचने लगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार के जो रूल्स थे इनकी वजह से जनता का प्रेस से जो भरोसा था वो कम होने लगा। मतलब सरकारी सेंसरशिप की वजह से न्यूज़पेपर्स जनता की प्रॉब्लम्स को खुलकर नहीं छाप पा रहे थे। लोगों को लगने लगा कि प्रेस अब उनकी आवाज नहीं रहा। इससे प्रेस और जनता के बीच डिस्टेंस बढ़ गया। तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से आपको क्या लगता है, जनता चुप रहने वाली थी, मीडिया चुप रहने वाली थी?
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जनता चुप रहने वाली नहीं थी, उसने इस चीज़ का विरोध किया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ क्या विरोध हुआ, क्या प्रदर्शन हुए, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एक्ट की वजह से भारतीय पत्रिकाओं ने इसका विरोध किया। इसके अलावा जनता में असंतोष बढ़ गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आलोचना की गई। और तो और मैं आपको बता दूं कि इन सभी विरोधों की वजह से, राजनीतिक दबाव की वजह से ब्रिटिश सरकार को इस कानून को समाप्त करना पड़ा। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आखिर भारतीय पत्रकारों ने इसका विरोध किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई इंडियन जर्नलिस्ट और लीडर्स ने इस कानून का खुलकर विरोध किया और उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण और दमनकारी बताया और प्रेस की आज़ादी की मांग की। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से जनता में असंतोष बढ़ा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलने लगी तो सोसाइटी में असंतोष बढ़ गया, जिसकी वजह से एजुकेटेड क्लास और स्टूडेंट्स ने सभाएं की और इस कानून को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कानून की आलोचना भारत के बाहर भी हुई, जिसमें कई विदेशी पत्रकारों और ब्रिटिश संसद के कुछ नेताओं ने भी इसे गलत और कठोर बताया, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को इस कानून को समाप्त करना पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पोस्टर्स और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और आखिरकार 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अबॉलिश यानी कि रद्द कर दिया गया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने इंडियन प्रेस की फ्रीडम को दबाने की कोशिश की और जनता की आवाज को कमजोर किया, लेकिन विरोध और संघर्ष की वजह से इस कानून को हटाना पड़ा, जिससे प्रेस फ्रीडम की लड़ाई और भी ज्यादा मजबूत हुई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस PDF के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स है वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद यानी फ्रीडम के बाद भारतीय प्रेस का किस तरीके से विकास हुआ, इसके बारे में बताइए। और तो और जो भारतीय प्रेस है उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, और आखिर क्यों भारतीय प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि 1857 की क्रांति और लंबे समय के संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। आज़ादी से पहले इंडियन प्रेस का मेन वर्क था लोगों को अवेयर कराना और फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करना था, लेकिन आज़ादी के बाद प्रेस की भूमिका बदल गई। अब प्रेस का काम लोकतंत्र की रक्षा करना, जनता को सही इंफॉर्मेशन देना और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर नजर रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरह इंडिपेंडेंट इंडिया में प्रेस एक रिस्पॉन्सिबल और पावरफुल इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रेस का क्या स्वरूप है इसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज़ादी के बाद इंडियन प्रेस ने देश से जुड़ी नई प्रॉब्लम्स और नीड्स पर फोकस करना शुरू किया। न्यूज़पेपर्स ने डेमोक्रेसी, पब्लिक वेलफेयर और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनसे जुड़े मुद्दों को उठाया। इसके साथ ही प्रेस ने गवर्नमेंट पॉलिसीज की जांच पड़ताल करना शुरू किया और लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रेस का किस तरीके से विकास हुआ, इसके बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आज़ादी के बाद जो भारतीय प्रेस है उसके राष्ट्र के प्रति क्या सोच रही उसको समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज़ादी के बाद पत्रकारों की सोच बदल गई। उनका मेन फोकस नेशनल डेवलपमेंट, सोशल नीड्स और राष्ट्र हितों पर रहने लगा। प्रेस केवल न्यूज़ देने वाला मीडियम नहीं रहा, बल्कि सोसाइटी को राइट डायरेक्शन देने वाला एक टूल बन गया। इससे प्रेस अब सच में जनता की आवाज बन सका। तो नेक्स्ट है तकनीक और प्रबंधन में सुधार। तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद न्यूज़पेपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। प्रिंटिंग फास्ट और बेटर हो गई
और तो और न्यूज़पेपर मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया। इससे पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म पहले से ज्यादा प्रोफेशनल और इफेक्टिव बन सकी, जिसकी वजह से नई लेखन शैली का विकास हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौर में पत्रकारिता की लैंग्वेज और राइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा चेंज हुई। अब न्यूज के साथ साथ ओपिनियंस, एक्सपीरियंस और एनालिसिस भी लिखे जाने लगे। इससे न्यूज ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड हो गई, जिसकी वजह से पत्रकार संगठन और भी ज्यादा मजबूत हुए। मतलब आजादी के बाद पत्रकारों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रांग हो गए। इसकी वजह से पत्रकारों की वर्किंग कंडीशंस बेटर हुई और वो बिना डरे लिख पाए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं आजादी के बाद भारतीय प्रेस की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी भारतीय प्रेस है वो जनता की आवाज है। मतलब आजादी के बाद प्रेस सिर्फ न्यूज देने तक ही लिमिटेड नहीं रहा, इसने जनता की प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाया। नेक्स्ट है सच्ची और जिम्मेदार पत्रकारिता। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के टाइम पर प्रेस ने हिंसा, विस्थापन और लोगों की पीड़ा को ईमानदारी से दिखाया। इसने गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज पर सवाल भी उठाए और सच को नहीं छुपाया। इससे लोगों पर प्रेस का जो ट्रस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी भारतीय प्रेस है उसने सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया। मतलब आजादी के बाद प्रेस ने सोशल रिफॉर्म से जुड़े इश्यूज को भी उठाया। इसने कास्ट, प्रायोरिटी, एजुकेशन, हेल्थ और इक्वलिटी जैसे टॉपिक्स पर भी लिखा। अफवाहों से दूर रहकर प्रेस ने सच्ची खबरें दी और सोसाइटी को सोचने पर मजबूर किया। तो इसकी अगली विशेषता है भरोसेमंद और पारदर्शी मीडिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेस ने देश के अलग अलग वर्गों, भाषाओं और क्षेत्रीय समस्याओं को सामने रखा। और तो और अखबारों के सही प्रसारण को जानने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इससे जनता का जो प्रेस पे भरोसा है वो और भी ज्यादा मजबूत हुआ। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी भारतीय प्रेस है वो सरकार और जनता के बीच पुल का काम करती है, यानी कि सरकार और जनता को जोड़ने का काम करती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आजादी के बाद प्रेस ने गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच ब्रिज का काम किया है। इसने गवर्नमेंट स्कीम्स और डिसीजंस की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। इसके साथ ही जनता की प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक पहुंचाई, जिससे पॉलिसीज में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सके, और ऐसा हुआ भी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद भारतीय प्रेस के सामने अब कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो इसमें जो पहला सबसे बड़ा चैलेंज है वो है विभाजन की समस्या, और दूसरा है कागज और तकनीकी की कमी। तो चलिए एक एक करके इन दोनों ही चुनौतियों को, इन दोनों ही चैलेंजेस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विभाजन की समस्या के बारे में। तो मैं जिसकी वजह से पत्रकारों को अपना स्थान बदलना पड़ा और नए हालात में फिर से काम शुरू करना आसान नहीं था। तो नेक्स्ट है कागज और तकनीकी की कमी। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम अखबार छापने के लिए पेपर और मशीन्स की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से न्यू टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग यूनिट्स लाना जरूरी था, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद इंडियन प्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत किया और जनता की आवाज बनकर सामने आया। हालांकि इसके सामने अभी भी कई सारे चैलेंजेस हैं, फिर भी प्रेस ने सच को दिखाया और सोसाइटी को अवेयर करने और देश को सही डायरेक्शन देने में अपना काम किया। और तो और इसके साथ ही देश को सही डायरेक्शन देने का काम लगातार जारी है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो इसके बाद
जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो रेडियो प्रसारण के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि रेडियो प्रसारण के इतिहास को समझाइए और उसके विकास को समझाइए कि किस तरीके से भारत में इसका विकास हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में रेडियो प्रसारण का जो नाम था वो ऑल इंडिया रेडियो था। उसके बाद इसका नाम चेंज कर आकाशवाणी रखा गया और इसके बाद चेंज कर FM रेडियो रखा गया। तो इसकी जो पूरी जर्नी है, इसका जो पूरा विकास है, उसको हमें समझाना है अपने आंसर के अंदर। तो अपने आंसर को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम समझते हैं कि आखिर ये रेडियो प्रसारण यानी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडियो प्रसारण एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें आवाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये मास कम्युनिकेशन का एक सस्ता, सरल और प्रभावी साधन है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडियो खास तौर पर उन जगहों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है जहां पर लोग पढ़े लिखे कम हैं या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से रेडियो आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियो प्रसारण यानी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आखिर होता क्या है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत में रेडियो प्रसारण का क्या इतिहास था और किस तरीके से आकाशवाणी की उत्पत्ति हुई। तो चलिए हम बात करते हैं भारत में रेडियो की शुरुआत के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई जब बॉम्बे रेडियो क्लब ने पहली बार रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। शुरुआत में रेडियो बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाता था और ये एक नया और सीमित माध्यम था। तो इसके बाद AIR का गठन किया गया यानी ऑल इंडिया रेडियो का गठन किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि 1936 में रेडियो प्रसारण को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रखा गया। इसके बाद रेडियो पूरे देश में फैलने लगा और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। तो इसके बाद शुरुआत होती है आकाशवाणी की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। आकाशवाणी एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है आकाश से आने वाली आवाज। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये नाम रेडियो के उस खासियत को दिखाता है कि वो बिना तार के दूर दूर तक आवाज को पहुंचा सकता है। आकाशवाणी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भारतीय संस्कृति, संगीत, शिक्षा और सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना था। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं कि आजादी के बाद आकाशवाणी की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरीके से उसका विस्तार हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत प्रसारण केंद्रों के विस्तार से होती है। मतलब आजादी के बाद सरकार ने रेडियो को गांव और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने पर फोकस किया। यहाँ तक कि देश के अलग अलग हिस्सों में नए रेडियो स्टेशन खोले गए। इन केंद्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम शुरू किए गए जिससे अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रेडियो से जुड़ सके और राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि आकाशवाणी के विस्तार में संगीत नीति और बीवी केसकर की क्या भूमिका रही। तो मैं आपको बता दूं कि बीवी केसकर चाहते थे कि आकाशवाणी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे, इसीलिए उन्होंने शास्त्रीय और लोक संगीत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जिसके बाद फिल्मी गीतों को कम कर दिया गया ताकि भारतीय संगीत की जो परंपरा है वो बनी रहे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि प्रशासन ने आकाशवाणी रेडियो को फैलाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के बाद अलग अलग रियासतों के रेडियो केंद्र खोले गए और एक मजबूत नेशनल रेडियो नेटवर्क को बनाया गया। कुछ चुने गए स्टेशन को और भी ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज दी गई। इससे पूरे देश में एक जैसी संगठित रेडियो सेवा शुरू की गई। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि भारत में रेडियो प्रोग्रामिंग और प्रसारण का विकास किस तरीके से हुआ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं औपनिवेशिक काल के बारे में, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1920 से लेकर 1947 तक का इसका टाइम पीरियड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस काल में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई, लेकिन इसका उपयोग ज्यादातर ब्रिटिश सरकार के प्रचार के लिए ही किया गया। इस समय रेडियो का जो यूज था वो युद्ध के समय सूचना देने और सरकार के संदेश को फैलाने के लिए किया जाता था। मनोरंजन और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम इसमें बहुत ज्यादा कम होते थे। अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो इस पर पूरा जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स का था। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो इससे अपने फायदे के लिए यूज करती थी। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं आज़ादी के बाद के टाइम पीरियड के बारे में, जिसका जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो 1947 से लेकर 1970 तक का टाइम पीरियड रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1947 में भारत की आज़ादी के टाइम पर
देश में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे और आज़ादी के बाद सरकार ने रेडियो को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन रख दिया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो लोगों तक सही समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पहुंचाना था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर रेडियो राष्ट्रीय एकता और जागरूकता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स बना। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं 1970 से 1990 के टाइम पीरियड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दौर में एफएम रेडियो की शुरुआत हुई। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 1977 में मद्रास से एफएम रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ, लेकिन इसकी पहुंच बहुत ही लिमिटेड थी और शुरुआत में ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं लगा। फिर भी इस समय रेडियो ने समाज में जागरूकता फैलाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जैसे स्वास्थ्य, महिला विकास, खेल। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं 1990 के बाद उदारीकरण के दौर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू हुई। इसके बाद प्राइवेट कंपनीज को एफएम रेडियो चलाने के लिए अनुमति दी गई और इसके साथ ही एफएम रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और कई नए चैनल भी इसमें शामिल हुए। मतलब इसी टाइम पर एफएम रेडियो का सबसे तेजी से विकास हुआ और इसी टाइम पर नए नए चैनल शुरू हुए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन्हीं चैनलों ने युवाओं को जोड़ा, स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया और रेडियो को मनोरंजन और लोकप्रिय माध्यम बना दिया। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं डिजिटल और ऑनलाइन युग के बारे में, यानी 2000 से लेकर अभी तक के टाइम पीरियड के बारे में, यानी आज तक के टाइम पीरियड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पर रेडियो ने डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना ली है। अब रेडियो कार्यक्रम मोबाइल, ऐप्स और इंटरनेट के जरिए देश विदेश तक सुनी जा सकती है। और इसी के साथ ही रेडियो की जो पहुंच है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये पारंपरिक माध्यम से आगे बढ़कर डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद आकाशवाणी ने शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के जरिए लोगों को जोड़ने का काम किया और रेडियो प्रोग्रामिंग के विकास से ये माध्यम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस पीडीएफ के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स है वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। तो जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर शो होगा सब्जेक्ट का नेम। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको शो होगा वीडियो का पिक्चर और इसके जस्ट नीचे मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वीडियो का लिंक। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो देन आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी और आप इस सब्जेक्ट को और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। इसके साथ ही हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी सारी की सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी और आप चाहो तो उन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। इसके साथ ही हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो देन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो और एसओएल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और इसके बाद हमने प्रोवाइड किया है आपको लेटेस्ट सिलेबस। इसके अलावा मैंने आप सभी को क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड किया है जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, आपको कितने टाइम में उस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो आपको इस पीडीएफ के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और अभी तक जिस भी लैंग्वेज में अलग अलग ईयर में किस किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन, आंसर के साथ मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाए गए होंगे और अगर आप इस आंसर को अपने एग्जाम में लिखते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो यहाँ पर होता है ये नोट्स खत्म। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।